नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफाली सिंगला और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस जो कोल इंडिया के पेपर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते हैं मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एज इट इज आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सेमाफोर के बेसिस पे आया था। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमसे पूछ रहे कि हमें आउटपुट स्ट्रिंग चाहिए 11001100। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अप ऑपरेशन परफॉर्म होगा या डाउन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वेट और सिग्नल। सो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। यहाँ पे बोल रहे टू कॉन्करेंट प्रोसेसर्स P एंड Q एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड। हमें कुछ कोड दिया हुआ है, दो प्रोसेसर्स की डेफिनेशन गिवन है। प्रोसेस P के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और प्रोसेस Q के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। P और Q दोनों ही हमेशा ट्रू रहने वाले हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज क्या है। तो शुरू कहां से करें, प्रोसेस P या Q? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें दो सेमाफोर्स, बाइनरी सेमाफोर्स दिए। इसका मतलब कि बाइनरी मतलब 2, तो सेमाफोर की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेती हूँ S एंड T वैल्यू 0 या 1 रहेगी। पर शुरू कहां से करने देखते हैं, कुछ हिंट दे रहे हैं क्या? P and V functions can be performed। P का मतलब होता है डाउन ऑपरेशन। डाउन ऑपरेशन का मतलब है डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर बाय 1 डाउन। और V क्या बोल रहा है कि हमें वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, यानी कि अप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर द स्टैंडर्ड वेट एंड द सिग्नल फंक्शंस। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब असली कहानी शुरू होती है यहाँ पे। What should be the semaphore operations W, X, Y, Z? ये W, X, Y, Z क्या है? आपको P के अंदर दो ऑपरेशंस बताने हैं। W और X क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, Q के अंदर दो ऑपरेशंस बताने हैं, Y और Z। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए। अब शुरू कहां से करना है, ये हमें हिंट मिलेगा कि आउटपुट क्या चाहते हैं। हर एक प्रोसेस के अंदर ये दो बार या तो 1 प्रिंट करेगा, 1 विल बी प्रिंटेड ट्वाइस एंड 0 विल बी प्रिंटेड ट्वाइस। अब आउटपुट बोल रही है कि पहले दो बार 1 प्रिंट करो, फिर दो बार 0 प्रिंट करो, फिर दो बार 1 प्रिंट करो, फिर दो बार 0 प्रिंट करो। तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिवली चलेगा। 1 1 प्रिंट होगा, फिर 0 0 प्रिंट होगा, ऑल्टरनेटिवली चलेगा। पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट, हमें शुरुआत 1 1 से करनी है। शुरुआत 1 1 से करनी है मतलब प्रोसेस Q पहले शुरू होगा। प्रोसेस Q चलेगा, उसके बाद प्रोसेस P चलना है। हम डायरेक्टली प्रोसेस P को नहीं चला सकते, तो आई कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम प्रोसेस P। कैसे? अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस Q, हिंट लेते हैं। ये तो समझ में आ गया प्रोसेस Q से शुरू होना है। वैल्यू क्या होगी इनिशियली? Y के लिए ऑपरेशंस क्या बोल रहे हैं? P ऑफ S, P ऑफ S। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ऑप्शन जरूर देखो, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। ये क्या बोल रहे हैं? Y एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज P ऑफ S। P ऑफ S का मतलब क्या है कि वैल्यू को डिक्रीमेंट किया। S की वैल्यू को डिक्रीमेंट कब करेगा? जब वैल्यू अप होगी। अगर 0 है, 0 को डिक्रीमेंट करके कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मुझे इनिशियली S की वैल्यू 1 चाहिए, तभी Y ऑपरेशन क्या करेगा, इस वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा टू 0। वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, सक्सेसफुली ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। नाउ इट इज प्रिंटिंग 1 1, इसने 1 1 प्रिंट कर दिया। अब इसको बाहर आना है। बाहर आने के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ये अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं टी के ऊपर और टी के ऊपर और एस के ऊपर। तो किसको अप करना है अभी देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे W ऑपरेशन परफॉर्म करूं, W ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं? डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ T। यहाँ पे फिक्स रहे कि P ऑफ T ही आएगा, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। और हम एग्जीक्यूशन P से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो डिक्रीमेंट होनी है वैल्यू, तो आई इनिशियलाइज इट विद 0। इस बात को समझिए, आई कैन नॉट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द प्रोसेस P। तो मैं T की वैल्यू, ये तो ऑपरेशन फिक्स्ड है, W में हमारे पास P ऑफ T आ रहा है, तो मैं डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ T के ऊपर। T के ऊपर डाउन ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा? जब T की वैल्यू 1 होगी।
पर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज 1 नहीं कर सकते। अगर 1 हुआ तो चॉइस मिल जाएगी कि प्रोसेस P से भी शुरू कर सकते हैं, Q से भी शुरू कर सकते हैं, बट आउटपुट हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि T की वैल्यू इनिशियली 0 रखो ताकि प्रोसेस P एग्जीक्यूट ना कर पाए। अब जब T की वैल्यू 0 है तो मुझे इसको अप करवाना पड़ेगा, है ना, ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं, तो बेसिकली एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, प्रोसेस की Q एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रोसेस P एग्जीक्यूट होगा, फिर हम ये बोलेंगे कि क्योंकि स्ट्रिक्टली ऑल्टरेशन फॉलो कर रहे हैं तो फिर स्ट्रिक्टली मेरे पास प्रोसेस Q आना चाहिए। तो P की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, वेरिएबल T के ऊपर। तो T की वैल्यू को मैं यहाँ पे अप करवा देती हूँ, V ऑफ T वैल्यू अप हो गई। ये किसने किया, प्रोसेस Q ने। प्रोसेस Q ने अब बेसिकली एक आपके पास ऐसा मान लीजिए टोकन है, प्रोसेस Q ने अब जो टोकन है या जो बॉल है वो P के कोर्ट में फेंक दी कि अब तुम एग्जीक्यूट करो, यही तो हम चाहते हैं। अब प्रोसेस P इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, 0 हो गया, सक्सेसफुली ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये 2 बार 0 प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि अब ये बॉल Q के कोर्ट में फेंके। Q कब एग्जीक्यूट होगा, जब S को डिक्रीमेंट करेगा, तो बॉल कैसे फेंकेगा, अब P S की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। जब इंक्रीमेंट करेगा तभी Q के पास बॉल आएगी कि वो डिक्रीमेंट करे और प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। सो हियर इट इज गोइंग टू परफॉर्म V ऑफ S। ये बात समझ में आई। तो क्योंकि हमें प्रोसेस स्टार्टिंग ऑपरेशन डाउन ऑपरेशन से हो रहा है, स्टार्टिंग करनी किससे है, प्रोसेस Q से, तो इसलिए पहले डाउन ऑपरेशन S पे परफॉर्म होगा, इसलिए S की इनिशियल वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 और T की इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे ताकि हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए कि प्रोसेस P पहले एग्जीक्यूट ना करे। ये मेरे पास इनिशियल वैल्यूज आ गई। W और Y में कोई डिफरेंस था नहीं, P ऑफ T और P ऑफ S आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए X के लिए क्या आ रहा है, V ऑफ S, V ऑफ S, ये गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शंस बाहर हो गए। अब इन दोनों में देखते हैं, Z के लिए इट इज V ऑफ T, V ऑफ T, ये भी सेम है, तो फर्क कहाँ पे आया, अब इनिशियल वैल्यूज के साथ खेलेगा। S की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 0 है, सही बात है, S की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 1 है, ये गलत है। ये अगर आप ऑप्ट करते हो तो मेरे पास आउटपुट 1 1 0 0 1 1 0 0 भी आ सकती है और 0 0 1 1 0 0 1 1 भी आ सकती है, बट आई डोंट वांट दिस आउटपुट। तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या बोला कि इनिशियली T की वैल्यू 0 रहेगी। कब तक T की वैल्यू 0 रहेगी, जब तक प्रोसेस Q इसको अपडेट नहीं कर देती। ठीक है जी, तो क्लियरली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए। अनडाउटेडली हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन ए है। ये स्लाइड्स आप सबको मिल जाएंगी, तो आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2017 में ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ OS शेड्यूलिंग कंपोनेंट्स। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस स्टेट डायग्राम है उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, दो चीजें हैं कि या तो आप टर्म्स ध्यान में रख लो और उसके बाद एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और जो स्टेटमेंट को लेकर आप श्योर हो कि यही होता है, जस्ट एग्जीक्यूटेड। एक बार फटाफट से आपके रेफरेंस के लिए मैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम बता देती हूँ। हमारे पास स्टार्ट स्टेट होती है, स्टार्ट स्टेट से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करते हैं, इट सेलेक्ट्स द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ CPU एंड IO बाउंड प्रोसेसेस ताकि सारे रिसोर्सेज हम यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये क्या करता है कि प्रोसेसेस को, जॉब्स को सेलेक्ट करके रेडी स्टेट में लेके आता है, यानी कि मेन मेमोरी में लोड करवाता है। अब इनमें से कुछ बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी हो सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। इसका मतलब इन सबको क्या चाहिए, CPU टाइम। CPU पे डिस्पैच करने के लिए CPU पे कौन लेके जाता है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इट मूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट। मैं यहाँ पे रनिंग स्टेट लिख देती हूँ, आपको वो ज्यादा इजी पड़ेगा। रनिंग स्टेट मीन्स रिसोर्सेज, आई एम सो सॉरी। यहां पे मेरे पास कौन सी स्टेट आ गई, रनिंग स्टेट।
ठीक है। अब जब प्रोसेस रन हो रहा है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होगी तो कहां पे जाएगा, टर्मिनेशन स्टेट पे, कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन, सो इट विल गो टू द टर्मिनेशन स्टेट। ये भी हो सकता है कि जब रन कर रहा था उस टाइम पे इसको कोई आईओ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, आईओ, तो ये क्या करेगा, इट विल मूव टू द ब्लॉक स्टेट। लेट्स राइट हियर ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट पे क्यों गया, क्योंकि प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो सीपीयू को फ्री कर देगा ताकि बाकी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पाए। इट इज गोइंग फॉर आईओ। जैसे आईओ कंप्लीट होगा डायरेक्टली रनिंग स्टेट पे नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कोई प्रोसेस ऑलरेडी रन हो रहा हो, सो इट विल गो बैक टू द रेडी स्टेट। अब कई बार होता क्या है, मेन मेमोरी के अंदर इतने सारे प्रोसेसेस लोड करवा दिए कि मेमोरी इनसफिशिएंट है, मेमोरी में सारे प्रोसेसेस अकोमोडेट नहीं हो पा रहे, तो मिड टर्म स्केड्यूलर क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड करवा देते हैं। सस्पेंड मींस जो प्रोसेसेस उस टाइम पे आपको एग्जीक्यूट नहीं करने, तो मिड टर्म स्केड्यूलर इन प्रोसेसेस को सस्पेंड करवा देते हैं, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जब मेमोरी अवेलेबल होती है, इट अगेन लोड्स दैट इनटू द मेन मेमोरी। तो ये है हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस स्टेट डायग्राम विदाउट प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन के केस में एक बस आपके पास एडिशनल एज ऐड हो जाती है, दैट इज प्रोसेस कैन गो फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। बस इकलौता यही डिफरेंस आता है विद एंड विदाउट प्रीएम्पशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इट्स बेस्ड ऑन द स्केड्यूलर्स कि कौन सा स्केड्यूलर कब काम में आता है। मूव्स द सस्पेंडेड प्रोसेसेस टू सेकेंडरी स्टोरेज। सस्पेंडेड स्टोरेज में कौन मूव कर रहा है प्रोसेसेस को, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिड टर्म स्केड्यूलर। तो ए के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा, 3। इसके बेसिस पे अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं तो मेरे पास बाकी के ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए, आंसर सिर्फ हमारे पास सी बचे। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, एक ही चीज, एक ही पॉइंट आपने पढ़ा और बाकी के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। चलिए बाकी भी पढ़ लेते हैं। लोड्स द प्रोसेसेस इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस को लेकर आ रहा है ताकि एग्जीक्यूशन हो पाए। ये किसका काम है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। तो बी के लिए क्या आ गया, 4। moves the processes to the running state। प्रोसेस को रनिंग रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन सा प्रोसेस स्केड्यूलर लेके जा रहा है, दैट इज शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन 1। allocate CPU to a process। CPU प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्पैचर। तो ऑप्शंस में क्या आ गया, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो अनडाउटेडली करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। आई गेस ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेडलॉक। हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए हैं, मैक्सिमम नीड दी है, एलोकेशन बताई हुई है कि करंटली कौन कौन से रिसोर्सेस, कितने रिसोर्सेस एलोकेटेड है कौन से प्रोसेस को। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स टू बी 80। मतलब हमारे पास टोटल रिसोर्सेस कितने थे, 18। टोटल रिसोर्सेस कितने हैं हमारे पास, 80। 3 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3। ठीक है, यहाँ पे टेबल बना के दिया हुआ था हमें। द रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड द एलोकेशन टेबल आर गिवन बिलो। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है और कितने मिले हुए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ये पता है कि सारे पेपर लिखने के लिए आपको 4 पेन की जरूरत है, 2 पेन ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए, तो और नए कितने खरीदने की जरूरत है, टोटल 4 चाहिए थे, 2 ऑलरेडी है, तो 4 - 2 is 2, so you need to buy 2 more pens, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें मैक्सिमम नीड बताई हुई है, करंटली कितने एलोकेटेड है ये भी बताया हुआ है, इससे हम रिमेनिंग नीड कैलकुलेट कर लेंगे। इजीली वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग नीड। रिमेनिंग नीड कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी उसमें से करंट एलोकेशन को सबट्रैक्ट कर दो, तो उससे आपके पास रिमेनिंग नीड आ जाएगी। कैलकुलेट कर लो सारे प्रोसेसेस के लिए। P1 के लिए 12 - 7 is 5, 10 - 5 is 5, 5 - 1 is 5 - 4 is 1। तो ये मेरे पास रिमेनिंग नीड आ गई। अब मुझे क्या देखना है कि रिमेनिंग नीड्स जो है
किस सीक्वेंस में, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन फॉर्म्स अ सेफ, सेफ मतलब डेडलॉक नहीं आएगा, डेडलॉक फ्री सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आएगा। तो रिमेन टोटल रिसोर्सेज 18 थे बट कुछ तो एलोकेट किया हुए, मेरे पास 18 पेन थे जिसमें से मैंने P1 को 7 दे दिए, P2 को 5 दे दिए, P3 को 4 दे दिए, तो फ्री कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं, टोटल कितने एलोकेट किए, 7 + 5 12 + 4 16, 16 एलोकेट किए हुए हैं, टोटल 18 थे, तो अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं, अवेलेबल आर 18 माइनस टोटल में से जो ऑलरेडी एलोकेटेड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 2। अब मेरे पास दो रिसोर्सेज और हैं, इन दो रिसोर्सेज के साथ कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है, इसको 5 चाहिए, नहीं सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, 5 चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम P3 को रिसोर्स एलोकेट करवा देंगे, ठीक है, करवा दिया, 2 थे, एक दे दिया, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। अब जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी ये दो तो वापस आ ही जाएंगे, प्लस जो ऑलरेडी एलोकेटेड थे ये भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि जब भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो जो भी एलोकेटेड रिसोर्सेज होते हैं वो उन सबको फ्री करवा देते हैं। तो यहाँ पे फ्री करवाने के बाद मेरे पास अब अवेलेबल रिसोर्सेज कितने होंगे, P3 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली तो ये अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, P3 ने रिलीज कर दिया, तो अब मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, 2 + 4 दैट इज 6, 6 के साथ P1 और P2 दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब 6 रिसोर्सेज हैं, दोनों 5-5 की डिमांड कर रहे थे, पहले किसी एक की डिमांड पूरी कर दो फिर दूसरे की कर दो, यानी कि P1 और P2 किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। सो ये मेरे पास सेफ सीक्वेंस बन गया, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम P3, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, तो हमारे पास एक ही सीक्वेंस बनता है। अगर आपके पास P3, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि P3 P1 P2 P3 P2 P1 दोनों ऑप्शंस दे दे, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। या फिर ये होगा कि मल्टीपल सीक्वेंस होंगे, ऑप्शन 1 में बोल सकते हैं 1 and 2 सीक्वेंस 1 and 2 आर करेक्ट, सीक्वेंस 1 and 3 आर करेक्ट, तो इस तरीके से फिर मिक्स एंड मैच करके देगा। तो यू नीड नॉट टू वरी कि मैम अगर दोनों दे दिए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग P3 से होगी, सेफ सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पे दो बन रहे हैं, P1 P2 as well as P3 P2 and P1. These are my safe sequences. Safe sequences means अगर इस सीक्वेंस में आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हो तो डेडलॉक नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए इसमें। गिवन द बर्स्ट टाइम ऑफ द 4 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस का आपको बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, दैट इज T1 T2 T3 T4 4 8 6 7, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ प्रोसेस P1 P2 P3 P4 का मुझे बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम इज T1 T2 T3 T4, कितना दिया हुआ है बर्स्ट टाइम, इट्स 4 8 6 and 7. Smoothing factor alpha is given as 0.5. कैपिटल T1, स्मॉल T1 और कैपिटल T1 में कंफ्यूज नहीं होना, वैसे जब हम लिखते हैं तो हम इस कैपिटल T1 को टाउ लिख लेते हैं, है ना। तो कैपिटल T1 इज गिवन एज 10। हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है स्मूथिंग फैक्टर, हम जिसमें यूज करते हैं, दैट इज टाउ ऑफ n+1 इज इक्वल टू, जो भी आपके पास स्मूथिंग फैक्टर है, अल्फा इंटू t ऑफ n प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ ऑफ n, यानी कि प्रीवियस वाला प्रोसेस लेना है आपको। तो यहाँ पे मुझे कैपिटल T1, जो कैपिटल T1 है उसको मैं यहाँ पे टाउ से लिख रही हूं, तो कैपिटल T1 इज गिवन एज 10। T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो दैट इज अल्फा प्रीवियस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा प्रीवियस प्रोसेस का एस्टिमेटेड टाइम T1। T2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे T1 लेने,
तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आपको स्मॉल t1 की वैल्यू पता है, स्मॉल t2 की वैल्यू पता है, तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट, कहां तक कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस P5, आपको प्रोसेस P5 का बर्स्ट टाइम एस्टिमेट करना है, आपको बर्स्ट टाइम P4 तक दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी एंड एट द एंड वी विल कैलकुलेट इट टिल T5, जो भी T5 की वैल्यू आएगी दैट विल बी द एस्टिमेटेड बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P5। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0.5 है तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी 1 माइनस अल्फा इज ऑल्सो 0.5। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 T1 की वैल्यू हमें 4 दी हुई है प्लस 0.5 T1 की वैल्यू 10 दी हुई है, कैलकुलेट करो, half of 4 is 2, half of 5 is half of 10 is 5, 5 plus 2 is 7, तो मेरे पास T2 की वैल्यू 7 आ गई। नाउ आई विल कैलकुलेट T3, दैट विल बी 0.5 T2 प्लस 0.5 into कैपिटल T2, वैल्यूज पुट कर लो, so this is 0.5, small t2 is given as 8 plus 0.5 capital T2 is 7, कितनी आ गई वैल्यू, 4 plus 3.5 7.5, ठीक है, T4 is equal to 0.5 into T3, मैं सिर्फ और सिर्फ ये मेन चीज है, इफ यू नो दिस फॉर्मूला इजिली यू कैन कैलकुलेट इट, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है वैल्यूज पुट करके into T3, so this comes out to be 0.5 into T3 की वैल्यू मुझे 6 दी है plus 0.5 into 7.5, so take the half of 6 that is 3, half of 7.5 it is 3.75, 3 and 3.75 is 6.75, T5, this is 0.5 into T4 plus 0.5 into capital T4, small t4 burst time is given as 7, 3.5, 0.5 into T4 की वैल्यू आई थी आपके पास 6.75, so this will be 3.5, ये आपके पास आएगा 3. it will be 6.875, आप वैसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, यहाँ पे 3.5 आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6.6 के तो ऊपर जाएगी तो 6.25 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शंस एलिमिनेशन से आपको बहुत हेल्प मिलती है, तो मैं हमेशा हर पेपर के लिए रिकमेंड करती हूँ कि जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहां पे ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर देते हैं। So estimated burst time of process T5 is nothing but that is 6.875, क्लियर है, तो मेन चीज थी सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला, आपको बाकी और कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, considering the process details given in the following table what will be the completion order of the processes, यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहे, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन ऑर्डर पूछ रहे प्रोसेसेस का, ना आपसे टर्न अराउंड टाइम पूछ रहे, ना वेटेड टर्न अराउंड टाइम पूछ रहे, ना एवरेज वेटिंग टाइम पूछ रहे, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, इट इज जस्ट आस्किंग फॉर द कंप्लीशन ऑर्डर। कंप्लीशन ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, गैंट चार्ट, ठीक है जी। अब किस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के साथ कंप्लीशन टाइम पूछ रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो ये बोलते हैं कि जो पहले आया वो अपनी एग्जीक्यूशन पहले कंप्लीट करेगा, वैसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो इसका मतलब क्लियरली जो प्रोसेस पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा, तो अराइवल टाइम देखेंगे, सबसे पहले कौन आ रहा है, अराइवल टाइम सबसे कम किसका है, P3 का, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे पास P3 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर P2 एंड देन P1, P2 एंड P1, ठीक है। देखते हैं कोई ऑप्शन हेल्प कर रही है क्या,
ये बाहर हो गया P3 P2 P1 P3 P2 P1, दो ऑप्शंस बाहर हो गए। चलिए अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड के साथ भी राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन इज नथिंग बट दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विद द टाइम स्लाइस। यहाँ पे हमें टाइम स्लाइस कितना दिया है, टाइम क्वांटम इज गिवन एज 2 यूनिट, यानी कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ कोई भी प्रोसेस 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हो सकता है। सबसे मजेदार चीज ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो है, बट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोल लो, ये प्रॉपर्टी कौन से डेटा स्ट्रक्चर की होती है, दैट इज क्यूज। तो हमें यहाँ पे एक क्यू बनाना पड़ेगा जस्ट टू सी कि किस सीक्वेंस में मेरे पास प्रोसेसेस आए। गैंट चार्ट बना लेते हैं। गैंट चार्ट हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट होते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में अराइवल टाइम ही 0 से दिया, अगर नहीं भी दिया तो जो भी पहला प्रोसेस जब भी आ रहा है 0 से लेकर उस अराइवल टाइम तक का जो पीरियड है उसको कंसिडर करते हैं और उसको हम सीपीयू का आइडियल टाइम बोलते हैं। चलिए 0 पे कौन सा प्रोसेस आए, सीधा डायरेक्टली नहीं लिखना कि P1 P2 P3, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको क्योंकि कुछ लोगों की लर्निंग ऐसे है, सो प्लीज डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहे हैं, जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आया उसी में एग्जीक्यूट होंगे। 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस आया है, सिर्फ और सिर्फ P3 आया है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अभी रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है, तो मुझे कोई भी एल्गोरिथम यूज करने की जरूरत नहीं है, P3 रन करेगा। जब P3 रन कर रहा था टाइम 2 पे एक और प्रोसेस आ गया, क्यू के अंदर एक और प्रोसेस ऐड हो गया, ठीक है। अब P3 को मैक्सिमम एक शॉट में हम 2 यूनिट्स दे सकते थे। क्या P3 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, बर्स्ट टाइम इसका 5 था, तो अभी भी 3 यूनिट्स के लिए और रन होने, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसको रेडी क्यू में वापस डलवा देंगे। हमने एरो बनाया था एक, आपको याद होगा रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के लिए मैंने एक एरो बनाया था जिसमें मैंने बोला था दिस इज व्हेन वी हैव द केस ऑफ प्रीएम्प्शन। तो ये प्रीएम्प्ट हुआ था। प्रीएम्प्ट होने का मतलब ये है कि सीपीयू का बर्स्ट टाइम जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, उससे पहले इसको रनिंग स्टेट से बाहर कर दिया, तो P3 वापस रेडी क्यू में आ गया, ठीक है। अब P2 एग्जीक्यूट करेगा। P2 कितने यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा, इसको 7 चाहिए, मैक्सिमम 2 ही दे सकते हैं 4 तक। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था यहाँ पे 3 आया, 3 पे एक और प्रोसेस P1 मेरे पास रेडी क्यू में ऐड हो गया, और अब यहाँ पे क्या हुआ, रनिंग स्टेट से हमने P2 को भी बाहर निकाल दिया कि भाई मैक्सिमम 2 यूनिट मिल सकते थे, बाहर चलो। अब यहाँ पे रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज 5। नेक्स्ट प्रोसेस कौन से एग्जीक्यूट होगा, फिर से P3 एग्जीक्यूट होगा। अब इसको 3 यूनिट चाहिए बट 2 के ऊपर नहीं दे सकते, तो 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब क्योंकि तीनों प्रोसेसेस आ चुके हैं तो अब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है क्या P3 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, नहीं, स्टिल इट वांट्स वन मोर यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम, तो P3 को हमने वापस से रेडी क्यू में डलवा दिया। ये मैं क्या मेंटेन कर रही हूँ, रेडी क्यू। कौन कौन से प्रोसेसेस अवेलेबल है, रेडी क्यू। P3 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर P1 एग्जीक्यूट हुआ, P1 2 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग टाइम इज 3, तो यहाँ पे वापस से P1 रेडी क्यू में 2 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ 8। देन P2 आएगा, P2 को 5 यूनिट्स चाहिए, यहाँ पे 3 बचेंगे, फिर से यहाँ पे P2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट P2 के बाद फिर P3 आया, P3 को 1 यूनिट चाहिए, तो ये 11 पे इसका P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 11। एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, रेडी क्यू में नहीं जाएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल P3 विल कंप्लीट, P3 ही कंप्लीट हो रहा। अब P1 आया, P1 को 3 यूनिट्स चाहिए, 2 यूनिट दे सकते हैं, तो रिमेनिंग टाइम इज 1, फिर से P1 रेडी क्यू में ऐड हो गया। P2 2 यूनिट्स मिल सकते हैं, ये तो 0 हो चुका, 1, P2 फिर से ऐड हो गया। अब P1 आया, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, फिनिश, 0 हो गया। 13, 15 एंड 16, P1 की एग्जीक्यूशन 16 पे कंप्लीट होगी, P3 के बाद P1 ने कंप्लीट किया और बाद में आपके पास P2 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शंस बचे थे, अब इसमें P1 पहले कंप्लीट करेगा या P2, सो इट्स P1 दैट इज गोइंग टू finish completes its execution first, so correct answer for this question is its option B। क्लियर है, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ गैंट चार्ट बनाना था, कैलकुलेशन तो इसमें थी ही नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा
कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को एज इट इज नहीं चलाना कि P3 P2 P1 फिर P3 P2 P1। हमेशा अराइवल टाइम भी देखिए कि प्रोसेस आ कब रहा है, जिस सीक्वेंस में रेडी क्यू में आएंगे उसी सीक्वेंस में प्रोसेसेस ऐड होंगे। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, डिटेल में हमने डिस्कस किए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। फिर से हमारे पास क्वेश्चन एक और आता है सेमाफोर का, ये भी बाइनरी सेमाफोर का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। लेट ईच प्रोसेस पी आई की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है, यानी कि P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7 एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग कोड। ये वाले कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस P8 एग्जीक्यूट्स दिस कोड। ये वाला जो कोड है ये सिर्फ और सिर्फ P8 के लिए है, और ये वाला जो कोड है ये P1 से लेकर P7 तक के 7 प्रोसेसेस के लिए ये कोड है। It is saying that what is the maximum number of processes that can be present in the critical section at any point of time. क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बाइनरी सेमाफोर के ऊपर। ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं। टेक्निकली तो हमें मालूम है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस हो, बिकॉज क्रिटिकल सेक्शन में हम वो कोड रखते हैं विच इज शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस। तो आई वांट कि क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस हो, बट अगर आप प्रॉपरली सेमाफोर्स को इंप्लीमेंट नहीं करते तो उसके कारण कई बार होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाते हैं। हो सकता है इस केस में भी मल्टीपल प्रोसेसेस जा रहे हो, तो ये पूछ रहे हैं कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस जा सकते हैं। गिवन दैट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल म्यूटेक्स, वेरिएबल नेम क्या लिया है यहाँ पे म्यूटेक्स, इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्रिटिकल सेक्शन बना लेते हैं। लेट अस से दिस इज आवर क्रिटिकल सेक्शन। अब जब 1 है इनिशियल वैल्यू तो सबसे पहले डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी हमने डिस्कस किया था P इज परफॉर्मिंग द डाउन ऑपरेशन and V is performing up operation, मतलब +1 करते हैं ये वैल्यू को, ये -1 करते हैं। चलिए, तो अब ऑलरेडी वैल्यू 1 है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द डाउन ऑपरेशन। कौन कर रहा है, P1 का कोड। P1 ने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, ये किसने करवाया, P1 ने, और एंटर हो गया, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, सक्सेसफुली ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इट एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन P1 आ गया। अब इसके बाद इसको यही रखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि P8 चला जाए, P2 तो नहीं जा सकता। P2 कब तक नहीं जा सकता, जब तक म्यूटेक्स की वैल्यू 1 नहीं होती। P2 से लेकर P7 तक अब प्रोसेसेस रिस्ट्रिक्टेड है, कब तक, जब तक म्यूटेक्स की वैल्यू 1 नहीं होती, क्योंकि वैल्यू 1 होगी तो ये डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगी। अब यहाँ पे मैंने देखा कि V8 क्या बोल रहा है कि अप ऑपरेशन परफॉर्म करो, +1 कर दो और P8 एंटर हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 प्रोसेसेस तो गए। P8 एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब जब वैल्यू होगी 1 होगी तो P8 कहता मैं भी एंटर कर सकता हूँ, वैल्यू को अपडेट करेगा टू 0 एंड P2 ऑल्सो एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ऑलरेडी P8 तो यहाँ पे है ही है, अब क्या करें, P8 को बाहर निकाल दो, अप ऑपरेशन परफॉर्म करवाने P8 को बाहर निकाल दो। मैंने अप ऑपरेशन करवाया एंड P8 एग्जिट कर गया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम हमें तो ज्यादा प्रोसेसेस चाहिए, एक बार टेम्परेरीली बाहर निकाल रहे हैं वापस डलवा देंगे। अब जब अप है तो विल परफॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ये किसने डिक्रीमेंट किया, P3 ने, P3 एंटर हो गया, P3 एंटर्स। अब P8 क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया था, ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि प्रोसेस एक बार बाहर आ गया तो दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। फिर से अप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एंड P8 एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, P8 वापस एंटर हो गया। अब
1 है वैल्यू, तो P4 ने इसको अपडेट किया। P4 कहता मुझे भी जाना है क्रिटिकल सेक्शन में, इट एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब P1, P2, P3, P4 एंड P8 है, P5, P6, P7 भी आना चाहते हैं, क्या करें? P8 कहता ठीक है, मैं अपनी टिकट लेके बाहर आता हूँ, मैं अपने साथ एक ही इंसान को अंदर ले जा सकता हूँ, तो पहले मैं बाहर आता हूँ। सो इट विल परफॉर्म, क्योंकि जब एग्जिट कर रहे हैं तब भी ये अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इट परफॉर्म्स द अप ऑपरेशन एंड P8 एग्जिट कर गया। फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, P5 एंटर कर जाएगा, P5 enters into the critical section। अब P8 कहता मैं दोबारा करके वैल्यू को एंटर कर जाता हूँ, P8 enters into the critical section। देन वैल्यू डिक्रीमेंट की, डिक्रीमेंट करके कौन एंटर हुआ? P6 enters into the critical section। ठीक है, अब इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि P8 एंटर एग्जिट करते करते सारे प्रोसेसेस को एक एक करके ऐड कर, जीरो वैल्यू है, P8 इज ऑलरेडी इन द क्रिटिकल सेक्शन, ये एग्जिट कर जाएगा, P8 एग्जिट, और म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1 है, तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड P7 एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब ये इंक्रीमेंट करेगा P8 और वापस एंटर कर जाएगा, एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो P7 एंड P8 भी एंटर हो चुके। तो कितने प्रोसेसेस मैक्सिमम क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं? जितने भी प्रोसेसेस, अगर यहाँ पे आपको 100 गिवन होते हैं एंड दिस इज द कोड की P1 से लेकर P99 तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा एंड 100th प्रोसेस के लिए ये होगा, तो सारे प्रोसेस चले जाएंगे। इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस 8 है, so we'll say that all the 8 processes can be in the critical section, so we'll go with the option B. Okay, so B is the right answer. Now let's consider the next question. This is saying that consider the following segment of codes related to process creation. प्रोसेस क्रिएशन के लिए फॉक कमांड यूज होती है। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर मेरे पास फॉक कमांड n टाइम्स गिवन है, फॉक अगर n टाइम्स गिवन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 2 रेज टू पावर n, जिसमें से एक पेरेंट प्रोसेस होता है, बाकी के 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्रोसेसेस, आउट ऑफ विच 1 विल बी द पेरेंट प्रोसेस और बाकी 2 रेज टू पावर n, एक पेरेंट निकल गया तो बाकी के प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे आपके पास? दोस विल बी द चाइल्ड प्रोसेसेस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या पूछ रहे हैं हमसे? हाउ मेनी टाइम्स द मैसेज चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड विल बी प्रिंटेड। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड, दिस विल बी प्रिंटेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो हम क्या बताएंगे, कितने चाइल्ड प्रोसेस बनेंगे यहाँ पे? अगर मेरे पास 8 है तो इट विल बी क्रिएटिंग टोटल 8 प्रोसेसेस होंगे, क्योंकि मेरे पास 3 फॉक कमांड्स है, 3 fork commands are there, so 2 raised to power 3 is 8 minus 1 is 7, so it will be having 7 processes। ये शॉर्टकट है। दूसरा आप ट्री बना सकते हो। फर्स्ट fork command will be creating one child process, so let's create the tree। पेरेंट है, फर्स्ट fork command क्या करेगी? फर्स्ट fork command will create a child process, child क्रिएट किया। ये किसने किया? येलो मैंने फर्स्ट फॉक के लिए लिए, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। सेकेंड फॉक कमांड जितने भी प्रोसेसेस है सबका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, सो चाइल्ड क्रिएट करेगा फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग नोड्स, चाइल्ड एंड चाइल्ड ऑफ दिस नोड। ठीक है, फर्स्ट फॉक जब आई तो कितने, फर्स्ट फॉक के साथ हमारे पास टोटल प्रोसेसेस कितने हो गए थे? टोटल प्रोसेसेस वर 2। सेकेंड फॉक कमांड जब आई, टोटल प्रोसेसेस कितने हो गए हमारे पास? 4। अब थर्ड फॉक कमांड जब आ रही है, लेट्स टेक ग्रीन कलर। थर्ड फॉक कमांड जब आ रही है, अब जितनी भी मेरे पास 4 नोड्स है सबका चाइल्ड क्रिएट करेगा, चाइल्ड
इसका भी चाइल्ड क्रिएट करेगा, creating the child for this node, creating the child for this node. 4 नोड्स थी, 4 में और 4 ऐड हो गए तो दैट इज 8. तो थर्ड फॉक कमांड जब आई, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास कितनी होगी? 8. तो अब यहाँ पे फॉक के अंदर कुछ भी नहीं है. प्रिंटफ चाइल्ड प्रोसेसेस, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? जब आपके पास फर्स्ट फॉक आया, फिर नेक्स्ट आया, फिर नेक्स्ट आया. अब सारे के सारे फॉक, सारे के सारे प्रोसेसेस इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो टोटल मेरे पास कितनी नोड्स हैं? दैट इज 8. सो दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड फॉर 8 टाइम्स. अगर आपसे पूछता कि आपके पास चाइल्ड प्रोसेसेस कितने बने, तो हम बोलते कि आंसर इज 7. तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो 2017 में आए हुए, मैंने एज इट इज क्वेश्चंस लिए हैं. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बेसिक है, सिंपल है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? टू मैनेज द मेमोरी, सीपीयू, डिवाइसेस, फाइल्स एटसेट्रा. तो मेमोरी मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर्स को मैनेज करते हैं. कंपाइलिंग द सोर्स कोड, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपाइलर. डिवाइस मैनेजमेंट, 100% डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमसे क्या पूछा था? नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो विल गो विद द ऑप्शन सी. क्या मार्क करेंगे हम? ऑप्शन सी. ठीक है, इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट कई बार गलती हो जाती है छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो ये ध्यान रखिएगा. इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर टास्क डिवाइडेड इनटू टाइम स्लाइसेस? राउंड रॉबिन में करते हैं. टाइम स्लाइस मींस टाइम क्वांटम. एक फिक्स टाइम स्लाइस दे देते हैं, एक फिक्स टाइम स्लॉट दे देते हैं हर प्रोसेस को, ताकि बाकी प्रोसेसेस को भी फेयर चांस मिले एग्जीक्यूशन के लिए, एंड द सीपीयू स्विचेस बिटवीन देम रैपिडली. ऑब्वियसली बात है कि सारे प्रोसेसेस में सीपीयू स्विच कर रहे हैं और ये इतना क्विकली स्विच करते हैं कि आपको ये इल्यूजन मिलता है कि सारे प्रोसेसेस पैरेलली चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इंटरनेट से कुछ फाइल्स डाउनलोडिंग पे लगाई, क्या सारी डाउनलोडिंग एक साथ चल रही है? नहीं. कई बार आपने देखा होगा कि मल्टीपल फाइल्स जब डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं तो वो प्रोग्रेस बार आपको स्लो दिखती है. तो लेमैन की टर्म्स में ये बोलते हैं कि यार इंटरनेट स्लो हो गया. ऐसे थोड़ी होता है कि आपने ज्यादा प्रोसेसर लगा दिए तो इंटरनेट स्लो हो गया. बेसिकली वो जो आपकी डाउनलोडिंग बैंडविड्थ है वो डिवाइड होगी बिटवीन द मल्टीपल प्रोसेसेस. आपको लगता है कि साइमल्टेनियस चल रहे हैं, बट स्पीड तो कम दिख रही है ना, तो वो एक्चुअली डिवाइड हो जाती है. तो इल्यूजन ये होता है कि सारे प्रोसेसेस पैरेलली रन कर रहे हैं, बट जब हमारे पास एक ही सीपीयू है तो ऑब्वियसली बात है कि एट अ टाइम ओनली वन इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड. तो मल्टीपल प्रोसेसेस नहीं होते. तो इससे होता क्या, मल्टीपल प्रोसेसेस आर शेयरिंग द टाइम ऑफ द सीपीयू. तो दैट्स नॉट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम भी नहीं है, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम स्लाइस डिवाइड हो रहा है, टाइम क्वांटम डिवाइड हो रहा है. Next question, the program that first runs when a computer is switched on. जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कोड एग्जीक्यूट होते हैं. तो आपने तो कुछ नहीं किया. दैट इज बेसिकली रिटन इन द रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी इज नोन एज. दैट्स नॉट द असेंबलर, दैट इज बेसिकली द बूटस्ट्रैप और बूट लोडिंग. ये आई गेस बिल्कुल बेसिक था क्वेश्चन, नथिंग वाज देयर. ओके, which scheduling algorithm gives the minimum average waiting time for a given set of processes? हमारे पास बहुत सारे scheduling algorithms हैं. first come first serve, shortest job first, shortest remaining time first, priority scheduling, highest response ratio next, multi-level queue scheduling, round robin and so on. सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम किस में होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर पहला प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो बाकी उसके बाद वाले जो प्रोसेसेस हैं दे विल कीप ऑन वेटिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, जबकि उनको एग्जीक्यूट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में गए, आपको काम सिर्फ 1 मिनट का था और किसी का अकाउंट ओपनिंग या लोन का प्रोसेस चल रहा है और उसको 1-1.5 घंटा लग रहा है, तो आप 1 मिनट के काम करवाने के लिए आप 1-1.5 घंटा वेट कर रहे हो और बाकी कस्टमर्स भी यही कर रहे हैं.
तो इससे क्या होगा, ऑन एन एवरेज सबका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ गया। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आया, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या बोलते हैं कि जिस प्रोसेस को कम बर्स्ट टाइम चाहिए, जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कम टाइम चाहिए, पहले उसको शेड्यूल कर दो, उससे क्या होगा, ओवरऑल वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। सो दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। राउंड रॉबिन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। राउंड रॉबिन सिर्फ और सिर्फ सारे प्रोसेसेस को फेयर चांस देने के लिए यूज किया है राउंड रॉबिन, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मान लो किसी को ज्यादा टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना है and the processes with a smaller burst time keeps on joining the ready queue। छोटे burst time वाले प्रोसेस आते ही जा रहे हैं, तो जिसको ज्यादा टाइम चाहिए वो तो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कई बार स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ जाती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। तो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम ना आए, किसी भी प्रोसेस को ऐसा नहीं लगे कि मुझे सीपीयू मिल ही नहीं रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सबको फेयर चांस देने के लिए राउंड रॉबिन आए। बट एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम किस में होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी स्टार्वेशन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते रहेंगे तो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको कभी भी एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिलेगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन सी। Next question, I guess this is the last question for this video। next video में हम next set of questions करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे बोल रहे हैं कि a process is in the waiting state when। अभी इसी वीडियो में मैंने प्रोसेस स्टेट डायग्राम डिस्कस किया था, उस डायग्राम के बेसिस पे आपने नोटिस किया होगा कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। वेटिंग स्टेट में प्रोसेस कब जाता है, जब प्रोसेस को कोई आईओ इवेंट कंप्लीट करना होता है। सो इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू, तब तो वो रनिंग स्टेट में होता है। अगर प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम रनिंग स्टेट बोलते हैं। तो ए कैन नॉट बी द आंसर। इट इज वेटिंग फॉर एन आईओ इवेंट टू कंप्लीट। डेफिनेटली जब आईओ इवेंट चाहिए होता है, कंप्लीट करना है, तब ये वेटिंग स्टेट में जाएगा। इट इज रेडी टू बी असाइंड टू द सीपीयू। जब रेडी है सीपीयू पे असाइन होने के लिए, देन इट विल बी इन द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट। इट हैज जस्ट बीन क्रिएटेड, तो उस टाइम पे ये कौन सी स्टेट पे होता है, न्यू स्टेट। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द वेटिंग स्टेट। So again, those who are not comfortable with the process state diagram, go through it, understand each and every state, हर state का काम क्या है, हर edge का काम क्या है, एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे उसके बाद आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ample number of questions can be found from process state diagram, so just go through it once। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।